हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे प्रवीण और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोगों का आज का मोटिवेशन है, दोस्तों जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी और या तो हार मिलेगी। अगर हार मिलेगी तो हमें सीख जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों वह व्यक्ति जो लड़ा नहीं, उसे यही जानकारी नहीं होती कि उसे सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि जो व्यक्ति लड़ा नहीं वह हारा नहीं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग आइसोस्टेटी के सिद्धांत के स्टडी करेंगे। दोस्तों हम लोगों के द्वारा वीडियो को जारी करने से पहले हम लोगों के चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम लोगों के द्वारा बनाई हुई वीडियो की जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। दोस्तों आइसोस्टेटी एक ग्रीक शब्द है तथा यह ग्रीक शब्द का अर्थ होता है समस्थिति। दोस्तों इस सब्जेक्ट में कार्य पहले से ही प्रारंभ कर दिया गया था, किंतु आइसोस्टेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी भूवैज्ञानिक डटन के द्वारा सन 1889 में इस शब्द का प्रयोग किया गया। दोस्तों डटन महोदय ने सर्वप्रथम आइसोस्टेटिक शब्द का प्रयोग किया। साथ ही अपने मत अनुसार यह भी बताया कि जो ऊंचे उठे हुए भाग है उनका घनत्व अर्थात डेंसिटी कम होगी तथा जो अपेक्षाकृत निचले भाग है उनकी डेंसिटी अधिक होगी। साथ ही डटन महोदय ने यह भी स्पष्ट किया कि सबका भार एक रेखा के सहारे बराबर होगा। चलिए दोस्तों इन चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही दोस्तों अनेक भूवैज्ञानिकों ने बताया कि किसी वस्तु का एक समान स्थिति में होना आइसोस्टेटी कहलाता है। साथ ही इनके द्वारा 7 महत्वपूर्ण संकल्पनाएं दी गई, जिसमें से जॉर्ज एरी की संकल्पना व ब्रांट की संकल्पना सबसे महत्वपूर्ण संकल्पना मानी जाती है। चलिए दोस्तों हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसी क्या स्थिति आ गई कि हमें भू संतुलन की स्थिति के सिद्धांत का प्रतिपादन करना पड़ा। चलिए दोस्तों मैं इस संकल्पना का प्रतिपादन कैसे हुआ इसे कहानी के तौर में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, किंतु दोस्तों मेरी बातों पर थोड़ा गौर से ध्यान देंगे क्योंकि यह क्वेश्चन जियोलॉजी व ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों जब हमारी पृथ्वी के लैंड एरिया को अक्षांशरी विस्तार व देशांतरी विस्तार के आधार पर विभाजित किया जा रहा था, तब हम लोगों के सिंधु गंगा के मैदान के समीप अक्षांशरी विस्तार में कुछ भिन्नताएं प्राप्त की गई। दोस्तों यह बात लगभग 1859 की है। सिंधु व गंगा के मैदान में भूगर्भ वैज्ञानिकों के द्वारा अक्षांशीय विस्तार निकाला जा रहा था, जहां पर दो स्थान हैं जिनका नाम है कल्याण व कल्याणपुर। दोनों स्थानों का अक्षांशीय माप 2 अलग अलग विधियों के द्वारा लिया गया था। दोनों मापों में 5.236 अर्थात 5 सेकेंड का अंतर आ रहा था। दोस्तों वहां पर एरी महोदय उपस्थित थे। एरी महोदय ने बताया कि यह अंतर दोनों स्थानों की हिमालय से निकटता के कारण है, क्योंकि हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति के कारण पेंडुलम को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। किंतु ब्रांट महोदय ने अक्षांशीय विस्तारों में हुए अंतर की अलग ही व्याख्या की। ब्रांट महोदय ने अपनी व्याख्या में कहा कि जिस तरह पृथ्वी का ऊपरी क्रस्ट सियाल से बना है, उसी तरह हिमालय भी सियाल से ही बना है, जिसका घनत्व 2.75 है। जहां पर एरी महोदय ने 5 सेकंड का अंतर बताया था, वहीं ब्रांट महोदय ने बताया कि यह अंतर 15 सेकंड का होना चाहिए। किंतु ब्रांट महोदय ने यह बताया कि हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति कम लगा रहा है, इस वजह से इसमें अंतर कम आ रहा है। हिमालय अपनी
कम आकर्षण शक्ति क्यों लगा रहा है, इसका वास्तविक कारण क्या है, यह भी समझाने का प्रयास किया। ब्रांट महोदय ने बताया कि हिमालय भीतर से खोखला है। साथ ही यह भी बताया कि जो हिमालय का ऊपरी भाग है उसकी डेंसिटी कम है व निचले भाग की डेंसिटी अधिक है, इसके कारण आकर्षण शक्ति में कमी आई है। साथ ही दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात भी बताई गई कि पृथ्वी के नीचे एक ऐसा भी भाग है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता, केवल ऊपरी भाग तक ही अंतर होता है। इस आधार पर माना गया कि जितना बड़ा भाग होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा और जितना छोटा भाग होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। सर जॉर्ज एरी ने अपनी संकल्पना प्रस्तुत की व बताया कि क्रस्ट का घनत्व कम है व जो मेंटल है उसका घनत्व अधिक है। इस आधार पर उन्होंने कहा कि क्रस्ट मेंटल के ऊपर तैर रही है। उन्होंने अपनी संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए कुछ एग्जाम्पल लिए जो निम्न हैं। उन्होंने अपनी संकल्पना के आधार पर यह बताया कि जिस प्रकार पौधा ऊपरी भाग विकसित होता है उसी का संतुलन बनाने के लिए उसकी जड़ें गहराई तक के जाती है, उसी प्रकार हम लोगों का जो हिमालय है वह केवल धरातली आकृति तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह नीचे काफी गहराई तक फैला हुआ है, ऐसा माना गया। उन्होंने आइसोस्टेटी की संकल्पना को समझाने के लिए दूसरा उदाहरण नाव या जहाज का लिया, जिसमें यह बताया कि जिस प्रकार जल में नाव या जहाज ऊपरी सतह पर तैरता है किंतु उसका कुछ भाग जल के भीतर भी होता है, ठीक उसी प्रकार हम लोगों का हिमालय या आइसोस्टेटी की स्थिति है, ऐसा माना। साथ ही दोस्तों उनके द्वारा तीसरा एक और एग्जाम्पल लिया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार हम लोग बर्फ का टुकड़ा जब जल में डालते हैं तो बर्फ के टुकड़े का मात्र एक हिस्सा ही हमें जल के स्तर के ऊपरी भाग में दिखाई देता है व उसका अधिकांशतः हिस्सा अर्थात 9वां भाग जल के भीतरी सतह में समाहित होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोगों का हिमालय है, ऐसा बताया गया। इस प्रकार एरी महोदय ने अपने संकल्पना में बताया कि जो हिमालय का ऊपरी भाग है उसका घनत्व कम है, साथ ही उसकी आकर्षण शक्ति कम है, जिसके कारण वह कम आकर्षण शक्ति का प्रयोग कर रहा है। दोस्तों एरी महोदय के द्वारा अपनी संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल किया गया। दोस्तों उनके द्वारा एक पात्र लिया गया, उस पात्र में पानी लिया गया, साथ ही कुछ लकड़ी के टुकड़े लिए गए तथा उन लकड़ी के टुकड़ों को पानी में डाला गया, जैसा कि दोस्तों आपको चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस प्रैक्टिकल के आधार पर एरी महोदय ने पाया कि जो भाग अधिक ऊंचा होगा वह अधिक गहराई तक सब स्ट्रीम में डूबा रहेगा तथा जो भाग कम ऊंचा रहेगा उसका कम भाग जल में डूबा रहेगा। दोस्तों इस आधार पर बताया गया कि जो ऊंचे उठे हुए भाग है उनकी गहराई लंबी चौड़े तक है, अर्थात सब स्ट्रीम तक के अधिक फैले हुए हैं। अभी स्पष्ट किया गया कि जो ऊंचे उठे हुए भाग है उनका घनत्व कम है, साथ ही इनका घनत्व कम होने के कारण यह काफी गहराई तक इनका विस्तार होता है। इस प्रकार की व्याख्या पर्वतों के विषय में की गई है। इस प्रकार यह पृथ्वी पर संतुलित होकर स्थित है, ऐसा बताया गया। प्रत्येक ऊपरी स्थिति भाग अपनी ऊंचाई के अनुसार नीचे की तरफ जड़ रखते हैं। इस प्रकार तो हिमालय की जड़ें भी अत्यंत गहराई तक होगी, किंतु दोस्तों हम लोगों को यह भी जानकारी है कि ऊपरी भाग से पृथ्वी के निचले भाग में जाने पर प्रति
32 सेंटीमीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार हिमालय की इतनी लंबी जड़ गहराई तक के अत्यंत अधिक ताप के कारण पिघल जाएगी। दोस्तों, एरी महोदय के द्वारा दी गई संकल्पना का यह एक महत्वपूर्ण दोष है। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्लांट के द्वारा दी गई संकल्पना का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम लोगों की क्लास आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।